लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर 5 पढ़ना है आज हम लोगों को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एजियोट्रोपिक मिक्सचर और इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बातचीत की थी। इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 आपको याद होगा कि पिछले 4 लेक्चर्स में मैं 2 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बातचीत कर चुका हूं, एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस जो है वो हेनरी लॉ से गवर्न होता है, जबकि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स लॉ से गवर्न होता है। ठीक है, इस बार मैं आपको सॉलिड इन लिक्विड यानी थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के बारे में बात करूंगा, जहां पे मैं सॉलिड और इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, तो ये मेजर टॉपिक है इसका, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व्ड है होता है। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन की 2 तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझने की जरूरत है। होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ना पानी में नमक डालते हैं और पानी में आप अगर हनी डालते हैं, शहद डालते हैं, तो दोनों की डेंसिटी में फर्क होगा। ठीक है, तो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, जो है ना नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, पर डिपेंड करती है। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है उसको हम है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब क्या, एक पार्टिकल बड़ा है या छोटा है डजंट मैटर। अगर बड़े बड़े 2 पार्टिकल हैं और कहीं पे छोटे छोटे 4 पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के नेचर पे नहीं डिपेंड करती, सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम कह सकते हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऑफ कोर्स सॉलिड पार्टिकल, and are dependent on number of solute particles, solute particle के नंबर्स पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब क्या, नेचर पे डिपेंड नहीं करते। बड़े बड़े पार्टिकल हैं, डजंट मैटर। ये छोटे छोटे हैं, डजंट मैटर। बड़े हैं, छोटे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, कम है, क्या उनका नेचर है, डजंट मैटर। अगर ये 2 हैं और ये 4 हैं, तो 4 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी 2 से। ठीक है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर के। सॉलिड पार्टिकल का क्या नेचर होता है उस पर डिपेंड नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज हियर। आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा इंटरेस्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खुद 2 तरह की होती हैं। ठीक है, इसको भी समझा जाए तो अगली चीज क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या 2 तरह की हो जाएंगी। पहला नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो
इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीजों की वजह से होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूं, है ना, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। आपने सॉल्यूशन बनाते समय एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीज डाली, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो पानी में जाने पर डिसोसिएट ना करे, ठीक है, टूटे नहीं, या डिसोसिएट या एसोसिएट ना करे। तो अगर आप एक ग्लूकोज घोलते हैं इसके अंदर, तो जो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसे हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्योंकि नॉर्मल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें मिलेगी, क्योंकि जितने पार्टिकल आपने डाले हैं उतने पार्टिकल के अनुसार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें आप NaCl डालते हैं, यहां पे आपने 1 मोल ग्लूकोज डाला, मान लीजिए 1 मोल ग्लूकोज डाला, 1 मोल ग्लूकोज ही रहेगा इसके अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल 1 मोल रहेगा, उसके अनुसार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, अगर आप NaCl डालते हैं 1 मोल आप किसी भी पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, पानी में अक्सर, तो होगा क्या, ये NaCl पानी में जाने के बाद टूट जाएगा Na+ और Cl- में। अगर ये 1 मोल रहा होगा शुरू में, तो बाद में ये पूरा टूट के ये 1 मोल यानी टोटल 2 मोल पार्टिकल हो जाएंगे। तो आपने डाला 1 मोल और अंदर जाके वो 2 मोल हो गए। और है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल कैसा है, तो वो संख्या पे डिपेंड करती है। आपने डाला था 1 मोल, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके अनुसार एक्सपेक्ट करेंगे, पर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके अनुसार निकल के आएगी। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। इसलिए इसको हम कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे ग्लूकोज हो गया, या केन शुगर हो गया जिसको सुक्रोज कहते हैं, केन शुगर हो गया जिसको सुक्रोज कहा जाता है, और क्या, यूरिया हो जाएगा, NH2CO, NH2 यूरिया, एटसेट्रा। जबकि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स 3 ही होते हैं, ठीक है ना, पहला एसिड्स, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स। तो एसिड है HA के भी, है ना, आयंस में टूटने की टेंडेंसी होती है। कोई बेस है BOH, इसके भी आयंस में टूटने की टेंडेंसी होती है। और अगर कोई सॉल्ट है AB, तो ये भी पानी में टूटने की टेंडेंसी रखता है। तो ये लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स को घोलने पर जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में घोलने पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब इस चैप्टर में, है ना, चूंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट सेक्शन में हम लोग नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वैलिड फॉर व्हाट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। द solute should be नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो पानी में टूटने की टेंडेंसी ना रखे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज याद रखने वाली बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड होती है, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो क्या होता है कि वो सॉल्यूशंस जो क्या फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। यानी इनके लिए PA इज इक्वल टू XA इंटू P0A आप लिख सकते हैं, या अगर कोई कंपोनेंट PB है तो इनके लिए आप XB इंटू P0 भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज क्या, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जाननी चाहिए। जैसे ये तभी वैलिड है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तभी बनता है जब कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो,
दूसरी चीज ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तीसरी चीज ये तभी वैलिड है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, ठीक है ना, डाइल्यूट हो या सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम हो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या, राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब अगर मैं ये बात कह देता हूं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, तो आपको कई सारे इससे निष्कर्ष या इन्फ्रेंसेस निकालने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उसको खुद नहीं निकाल सकते हैं निष्कर्ष, तो मैं इसको अभी आपको बता देता हूं कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के मतलब क्या क्या समझना चाहिए, ठीक है। पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए कि सॉल्वेंट का वेट और सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट जोड़कर अप्रोक्सीमेटली सॉल्वेंट के वेट के बराबर आना चाहिए, यानी सॉल्यूट का वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करिए तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ने पर अप्रोक्सीमेटली सॉल्यूट के ही मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर होने चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं कि इतना कम सॉल्यूट घुला हुआ है कि ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू लगभग 0 के आसपास टेंड करती है, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर मिलाया गया है, तो सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हैं, और इसलिए आप इसको हटाकर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट अगर वाटर है ना, डाइल्यूट से मेरा सेंस है कि बहुत कम सॉल्यूट पार्टिकल का होना सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है तो आप एक और अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, क्या है ना, अगर सॉल्वेंट वाटर है और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी डेंसिटी लगभग कितनी होगी, है ना, 1 ग्राम पर ml होगी, क्योंकि सॉल्यूट तो लगभग नेग्लिजिबल है, तो डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल अप्रोक्सीमेटली बी 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml के आसपास होगी, ठीक है। मतलब लगभग उसकी डेंसिटी पानी की जैसे ही होगी, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अगर सॉल्यूट नेग्लिजिबल घुला हुआ है तो चीजों की डेंसिटी लगभग किसके आसपास होगी, वाटर के ही आसपास होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या, एक और निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद रखिए मैं बी जो है वो सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल करूंगा इस चैप्टर में, और ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे लिखा जा सकता है, वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक है, वेट अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी मान लीजिए सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की ये है, रो सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स ये ग्राम पर ml में है, ठीक है। और वेट कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट जोड़ दीजिए, सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दोनों जोड़ दिया, ये दोनों ग्राम में है, तो आप देख सकते हैं यहां जो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वॉल्यूम किस में है, ml में है, ठीक है। ml के वॉल्यूम को आप अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन जो यहां लिखा हुआ था उसको और एलॉबरेट किया, एक्सपैंड कर दिया यहां पे, है ना। किसी भी चीज का वॉल्यूम कितना होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, ग्राम ग्राम कट जाएगा, वॉल्यूम ml में है, और वॉल्यूम ml में जितना आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दे तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सिंस वी नो दैट कि सॉल्वेंट जब वाटर होता है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, NB बाय WA प्लस WB इन ग्राम डिवाइड बाय 1000, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, लिख सकता हूं। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगभग किसके बराबर हो जाता है, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं NB बाय WA, मैंने WB को नेग्लेक्ट कर दिया डाइल्यूट होने की वजह से, ठीक है, WA अपॉन 1000, ये ग्राम में, और कभी भी वेट अगर ग्राम में हो और अगर उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो वेट किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज कॉल्ड क्या,
मोलैरिटी। तो एक बहुत गजब की चीज पता लगी क्या, कि मोलैरिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, मोलैरिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें है ना सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, देयरफॉर क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि मोलैरिटी कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज मोलैरिटी, है ना, व्हेन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट मींस द सॉल्वेंट शुड बी वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट इज वाटर, जब ऐसा हो तो कर सकते हैं। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कुछ अप्रोक्सीमेशंस आपको जानने चाहिए, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो राउल्ट्स लॉ के लिए वैलिड है। दूसरी चीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप इसको ये लिख सकते हैं, इन दोनों के मोल्स को ये लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए लिख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ही इजी बना देगा, वो ये है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आप इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज क्या, तीन बातें हो गई। चौथी बात है लिस्टिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं इसको लिस्ट भी कर देता हूं कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको, है ना, पढ़नी है आगे। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चौथी बात, लिस्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला ए जो हम लोग पढ़ेंगे, एलिवेशन, इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा। दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लास्टली हम लोग बातचीत करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग हो गई। आइए अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ए वोलेटाइल, ये बंद है, ऑफ कोर्स ये दोनों इक्विलिब्रियम में। इस वक्त जो भी प्रेशर होगा उसको हम लोग पी नॉट ए कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये टी टेम्परेचर पे है, मान लीजिए टेम्परेचर टी है इस वक्त। ठीक है, अगर आप इसी सॉल्यूशन को बनाते हैं इसी सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, आप एक सॉल्वेंट ले लीजिए, ए वोलेटाइल प्लस बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ए वोलेटाइल प्लस बी नॉन वोलेटाइल ले लीजिए। अब क्या हुआ, आपने मान लीजिए इसमें कोई सॉल्ट घोल दिया या कोई ऐसी चीज घोल दी। नॉन वोलेटाइल से मेरा मतलब क्या है, सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड जो जो वेपराइज ना करता हो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बी है ये सरफेस पर आ जाएगा, ये खुद भी नहीं जाएगा और ए को जाने भी नहीं देगा। ठीक है, तो ए का वेपराइजेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा, पी ए। ये वेपर प्रेशर ऑफ इंप्योर ए नहीं कहते इसे, क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये, ध्यान देने वाली बात है कि पी बी नहीं हो सकता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि बी वोलेटाइल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ पी ए ही होगा। और चूंकि ये सॉल्यूशन के ऊपर का वेपर प्रेशर, इसलिए इसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह देते हैं। अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, अच्छा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है, ये जो वेपर प्रेशर्स हैं दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं पी नॉट ए और प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, यहां पे टेम्परेचर सेम है। और अभी अभी मैंने सीखा कि हल्का सा पी नॉट ए से पी ए थोड़ा कम हो गया है सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो सॉल्यूट है ये इसको ऊपर जाने नहीं देता। ठीक है, अब वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, पी नॉट ए का ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के साथ। आप पाएंगे
पी नॉट ए का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आ गया। ये पी नॉट ए का ग्राफ है, यहां पर सिर्फ ए वोलेटाइल है, इसका ग्राफ है, ये पी नॉट ए का ग्राफ है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर हो जाता है, तब उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको उस चीज का, उस लिक्विड का क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड है, ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये पी नॉट ए का ग्राफ हो जाएगा, ये पी नॉट ए का ग्राफ है, दिस इज पी नॉट ए। अच्छा, अगर आप इसी ग्राफ को इसके लिए प्लॉट करते, क्या एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें ए वोलेटाइल के साथ साथ बी नॉन वोलेटाइल मौजूद है, इस समय इसका वेपर प्रेशर पीए हो जाएगा, और आपको मालूम है ये थोड़ा सा कम होता है इससे, तब जब दोनों का तापमान क्या हो? सेम हो, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो पी नॉट ए से थोड़ा सा पीए की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको पीए कहूं तो पीए हर टेम्परेचर पे दिस इज पीए एंड दिस इज पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए। हर बार पी नॉट ए की वैल्यू पीए से थोड़ी सी क्या आएगी, है ना, पी नॉट ए से थोड़ी सी पीए की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है। ऐसा हर टेम्परेचर पे होगा, हमेशा मेंटेन किया जाएगा ऐसे। तो अगर आप इस लिक्विड को गर्म करना शुरू करेंगे तो गर्म करते 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 ऐसा आएगा कि जब जब पिछले लिक्विड का आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तब इसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि, है ना, हमेशा पी नॉट ए पीए से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वाले सॉल्यूशन को आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और कहीं ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर ये बॉईल करेगा, या इसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसी अधिक टेम्परेचर पे जाकर इसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आप किसी वोलेटाइल सॉल्यूट में कोई नॉन वोलेटाइल चीज में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसको बॉईल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगता है। ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया, इसको हम कहते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दिस डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी, ठीक है, टीबी डैश माइनस टीबी। टीबी डैश क्या होता है? ये जो टीबी डैश है ये नया बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। आप इसको सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है या ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, वो जो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बराबर होता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऐसा देखा गया कि ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये डेल्टा टीबी कहीं ना कहीं मोलालिटी पे डिपेंड करता था। किसकी मोलालिटी? जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसकी मोलालिटी, ठीक है, जो सॉल्यूशन लिया उसकी मोलालिटी पे डिपेंड करता है। यानी डेल्टा टीबी कैन बी रिटन एज केबी इंटू एम, ठीक है, जहां पर केबी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस केबी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, या आप इसको, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, है ना, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं केबी की वैल्यू, है ना, बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट वाटर के लिए 0.518 या आप कह सकते हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल होती है, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये बात कुछ ऐसी है जो आपको याद रखनी चाहिए, कभी आपको जरूरत पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया हो, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वाटर का, है ना, जो केबी है वो 0.52 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, केबी इंटू मोलालिटी को आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो केबी इंटू, है ना, आप डेल्टा टीबी को केबी इंटू एम लिख सकते हैं। केबी इंटू एम को क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पे मैं लास्ट तक चला गया हूं जहां तक ये फॉर्मूला खुल सकता है ना, अनफोल्ड हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। मैं फिर बता दूं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। अब इस पूरी जो थ्योरी है, इसमें हमें केबी के ऊपर बात करना अभी भी बाकी है, ठीक है। अभी हमने जस्ट जाना कि ये इतना होता है, इसके ऊपर बातचीत की जाए। तो आइए केबी के ऊपर बातचीत करते हैं। केबी क्या होता है? पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि केबी जो है वो एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। केबी सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। तो केबी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट। केबी की वैल्यू आर टीबी होल स्क्वायर बाय 1000 एलवी आती है, ठीक है। ये वैल्यू का डेरिवेशन इस सिलेबस के स्कोप के बियॉन्ड है, ठीक है। इसलिए आपको ये बात माननी पड़ेगी। जहां पर मैं सारी चीजें डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टीबी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स नॉर्मल, बिना कुछ घुले हुए, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं इसे, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कैलोरीज में है तो आपको आर की वैल्यू कैलोरीज में रखनी होगी, यानी 2। अगर ये जूल में है तो आपको आर की वैल्यू 8.31 रखनी होगी, जूल में रखना होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर ग्राम, ठीक है, जूल पर ग्राम। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना, केबी निकालने का। ऑफ कोर्स पानी के लिए अगर आप केबी निकालेंगे तो एलवी की जगह आप जानते हैं वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो 540, मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ाया है, आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो अगर आपको पानी का, जो मैंने यहाँ पे अभी ये वैल्यू निकाली है यहाँ पे 5.18 या 5.2 केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू यहां से आ सकती है। अगर आप एलवी के जगह 540 रख दीजिए, आर के जगह पे आप 8.31 रखेंगे, नहीं सॉरी, ये अगर कैलोरी में तो आर की वैल्यू आपको 2 रखनी होगी, और टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 373.15 केल्विन होता है, ये आप रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू वही निकल के आएगी, ठीक है। मैं यही रुकना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि केबी को निकालने का के और अगर वेरिएशंस हैं तो उस पे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। तो केबी को और कई तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस कई और चीजों के टर्म्स में निकाला जा सकता है। जैसे एलवी की ही बात कीजिए, एलवी की यूनिट क्या है, कैलोरीज पर ग्राम या जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम सॉल्वेंट को वेपराइज करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम किसी भी चीज को वेपराइज करने में जितना हीट लगता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, अब ये चीज मोल में बदल गई, ठीक है। अब ये चीज मोल में बदल गई, इतने मोल को वेपराइज करने में एलवी हीट लगता है, ठीक है। 1/m मोल को वेपराइज करने में एलवी हीट लगता है, तो 1 मोल को वेपराइज करने में कितना हीट लगेगा,
LV डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1/m। एक मोल किसी भी चीज सॉल्वेंट को वेपराइज करने में जितना हीट लगता है LV इंटू m, इसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आपको मालूम होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट जूल पर मोल होती है, ठीक है ना। तो LV इंटू m इज डेल्टा H वेपराइजेशन। यहां मैंने सीखा, ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कह सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप LV को डेल्टा H बाई एम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो LV की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपको KB डेल्टा H वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के टर्म्स में निकालना आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? KB इज इक्वल्स टू R TB का होल स्क्वायर बाय 1000। मैं LV के जगह पे क्या लिखने वाला हूं? डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाय क्या, M लिखने वाला हूं, यानी डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय M। ये M ऊपर चला जाएगा तो KB की वैल्यू आ जाएगी R TB होल स्क्वायर बाय R TB होल स्क्वायर M बाय 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये KB का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे लिए, ठीक है। लास्ट में सारे फॉर्मूले को, है ना, सारे फॉर्मूला जो भी हमें मिलता है KB का, हम उसको समराइज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए। अब एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा H को हम एंट्रोपी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई लिक्विड है जो वेपर में चेंज हो रहा है, इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H वैप है। आपको मालूम है कि अगर इस समय टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो एट बॉइलिंग पॉइंट we can at boiling point there is a equilibrium between liquid and gas, इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए आप कह सकते हैं क्या, ये बात मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाई है, कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है चीजों की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है, जीरो हो जाती है। तो मैं एक चीज मैंने जाना कि डेल्टा G जीरो है इसके लिए, वेपराइजेशन के लिए, ठीक है, वेपराइजेशन के लिए डेल्टा G जीरो है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, सिंस हम थर्मोडायनेमिक्स में से जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर मैं इसको वेपराइजेशन के लिए लगाऊंगा, डेल्टा G वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन माइनस TB इंटू डेल्टा S वेपराइजेशन लिख सकता हूं, ठीक है। हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन ड्यूरिंग वेपराइजेशन जीरो होगा। इस चीज को जीरो कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा H वेपराइजेशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इनटू डेल्टा S वेपराइजेशन। तो ये बात जो मैंने यहां सीखी मैं यहां रख सकता हूं, जिससे मुझे KB का एक और वैल्यू निकालना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? KB इज इक्वल टू, मैं इसको फिर यहां लिख रहा हूं, KB इज इक्वल टू R TB होल स्क्वायर M बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेप की जगह मैं ये रख रहा हूं TB इंटू डेल्टा S वेपराइजेशन। TB गेट्स कैंसल्ड आउट, मैं लिख सकता हूं KB इज इक्वल टू R TB M बाय 1000, है ना, डेल्टा S वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया KB का, ठीक है। तो मैं समराइज कर दूं कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू या तो R TB होल स्क्वायर बाय 1000 LV होगा, या R TB होल स्क्वायर डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन, सॉरी, ये आ जाएगा R TB होल स्क्वायर बाय 1000, KB की वैल्यू आ जाएगी 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन M हो सकती है, या KB की वैल्यू आप लिख सकते हैं R TB M बाय 1000 इंटू एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट्स पे सवाल देखे हैं, तीनों चीजों पे सवाल देखा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी कवर कर ली। हम लोग को पता चला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, KB इंटू M होता है, और KB की वैल्यूज इनमें से कोई एक हो सकती है, जैसा डेटा क्वेश्चन में दिया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, पहला उठाएंगे,
अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है दूसरा फॉर्मूला उठाएंगे, अगर एंट्रोपी के टर्म से बात की हम लोग ये के भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझने के लिए आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of benzene is 94 calories per gram, ठीक है, and its boiling point is 80 degree Celsius. Calculate the molar boiling point, elevation constant for of benzene. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन, C6H6 इज बेंजीन, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV है ना, इज 94 कैलोरीज पर ग्राम। दिस इज 94 कैलोरीज पर ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। आप इसमें इसको 273.15 से जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, है ना, 0.15, 3, 7 और 8 15 हो जाएगा, 353.15 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यानी आपको केबी की वैल्यू निकालनी है। आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है केबी कितना होता है? केबी इज इक्वल्स टू आर टीबी का होल स्क्वायर बाय 1000 एलवी, ठीक है ना। 1000 एलवी आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, अगर आर एल कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू भी कैलोरी में होनी चाहिए। आर की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होती है? 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप रख देंगे 2 इंटू 353.15 का होल स्क्वायर बाय, ठीक है, 1000 इंटू एलवी। एलवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 94, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2.65 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जो केबी कैलकुलेट करना हमें सिखाता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, calculate the entropy change for vaporization of water. Calculate the entropy change for vaporization of water if latent heat of vaporization, if latent heat of vaporization of water is 540 calories per gram, given kb for water is 0.51 केल्विन केजी पर मोल। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, यानी आपको डेल्टा एस वेपराइजेशन निकालना है, ठीक है। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन निकालना है ऑफ वाटर इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये मुझे निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, कितना है? 540 कैलोरीज पर ग्राम है। और कहा जा रहा है कि केबी पानी का केबी कितना है? केबी इज इक्वल्स टू 0.51,
केल्विन केजी पर मोल है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मेथड वन, ठीक है, या मेथड वन क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्या डेल के बी इज इक्वल्स टू आर टी बी का होल स्क्वायर, आर टी बी एम बाई 1000 डेल्टा एस वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का केबी आपको पता है कितना है, 0.51। आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर आप एंट्रोपी कैलोरीज में चाहते हैं तो आर को कैलोरी में रख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आंसर डेल्टा एस का कैलोरीज में, आर को मैं कैलोरी में रख रहा हूं 2 इंटू बॉइलिंग पॉइंट। पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है, तो यहां पे आप रख सकते हैं 375.15 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18, ठीक है। तो यहां पे आप 18 रख दीजिए, डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एस वेपराइजेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू 0.51 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 375.15 इंटू 18। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा एस वेपराइजेशन की वैल्यू आ जाएगी 26.33 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। ये एक मेथड हुआ चीजों को करने का, ठीक है। हाँ ये मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू रख दी थी, 373.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, मेथड नंबर वन, ठीक है, मेथड नंबर वन हो गया। एक और मेथड हो सकता है, मेथड सेकेंड, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है डेल्टा एच वेपराइजेशन माइनस टी बी इंटू डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा जी वेपराइजेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये भी मैं थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताई है ये बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा एच की जगह ये रख सकते हैं, यानी डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टीबी। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एस वैप इज इक्वल्स टू एलवी। एलवी की वैल्यू मुझे पहले से पता है कितनी है, 540 कैलोरीज पर ग्राम into molecular weight of water is 18 and divide by boiling point of water is 373.15। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग उसी के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 26.33 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन किए हम लोगों ने, है ना, जो केबी के ऊपर बेस्ड थे। आइए अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द boiling point of a solution of 0.4 gram of naphthalene C10H8 in 30 gram of chloroform is 0.46 degrees Celsius higher than pure chloroform. What is the molar elevation boiling point constant for chloroform? आइए इसको समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ नैप्थलीन। यहाँ पे बच्चों नैप्थलीन जो है C10H8 एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लोग अक्सर बी से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ बी इज 0.4 ग्राम
और यहां पर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 ये A है, A मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है, और इसका भी वेट दिया हुआ है, WA की वैल्यू 30 ग्राम दी गई है, ठीक है, 30 ग्राम दी गई है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट डेल्टा टीबी 0.46 दिया गया है, 0.46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये चेंज इन टेम्परेचर है। अक्सर मैंने देखा है कि पढ़ाई के दरमियान बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि सर डेल्टा, इसको क्या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 273 केल्विन होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 275 केल्विन होगा। अगर आप डेल्टा टी निकालिए तो इसका 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, और इसका डिग्री डेल्टा टी निकालिए तो भी वो 2 केल्विन आएगा, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जोड़ने की जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो तो आप उसको केल्विन में करने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। पर अगर चेंज की बात करेंगे तो चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे चेंज कहां हो, केल्विन में हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, ठीक है। तो आप चेंज अगर दिया है, चेंज इन टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस में भी वही वैल्यू आएगी जो इसकी किस में आ जाएगी? 0.46 केल्विन में आएगी। तो आप दोनों में से कोई भी दिया हो आप उसको एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है, उसको उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर किसी भी यूनिट में केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, डेल्टा टीबी भी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी आपसे केबी की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम हो जाएगा, मोलालिटी, ठीक है। केबी की वैल्यू ना, यानी ये फॉर्मूला आ गया। डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं 0.46 इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी लिखा जाता है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। डेल्टा टीबी को मैंने यहां रखा, डेल्टा टीबी इज दिस इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखा जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स कैसे हो जाएंगे? तो 12 इसका मॉलिक्यूलर वेट 128 है, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं 0.4 डिवाइड बाय कितना? 128, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे आ जाएगा? 30 ग्राम है, इसको केजी में करने के लिए 1000 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी केबी इज इक्वल्स टू, आप केबी को क्या लिख सकते हैं? केबी को लिख सकते हैं, ये चीज उधर चली जाएगी, क्या आ जाएगा? केबी इज इक्वल टू 0.46 इंटू 30/1000, और इस चीज को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा इंटू 128 अपॉन 0.4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.46 इंटू 30 इंटू 128 बाय, है ना, 1000 इंटू 0.4। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 4.416 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया जिसमें, है ना, हम लोगों से केबी पूछा था और डेल्टा टीबी और मोलारिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द boiling point of 10% weight by weight solution of urea in water. For water Kb is equals to 0.52 Kelvin kg per mole, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आइए करते हैं इसे, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया एंड वाटर, यूरिया किसे कहते हैं? NH2CO NH2 और वाटर है, ठीक है। मैंने हमेशा सॉल्यूट को B कहा है और सॉल्वेंट को A कहा है, ठीक है। तो अगर एक सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन है यूरिया का, तो मैं कह सकता हूं कि यूरिया का वेट इसमें अगर 10 ग्राम होगा
तो वाटर का वेट है ना जो है 90 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि तभी 10% वेट बाय वेट चीजें निकल के आएंगी। वेट ऑफ यूरिया बाय टोटल वेट इनटू 100 विल बी 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे 60, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो है वो आ जाएगा 18। ठीक है, और इस सॉल्वेंट का, वाटर का केबी जो है दिया हुआ है कितना है, 0.52। अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें मालूम है कि अगर आप किसी भी वोलेटाइल चीज में नॉन वोलेटाइल चीज मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पुराने बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को जोड़कर आ जाएगा। आपको मालूम है कि पानी का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जोड़ के आएगा। ठीक है, ठीक है। अब डेल्टा टीबी कैसे निकाला जाए, तो बहुत इजी है। मैं जानता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, केबी कितना है 0.52 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 अपॉन 1000। ठीक है ना, 90 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो अगर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.963 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए। आप कह सकते हैं कि यूरिया घोलने के बाद जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 प्लस 0.963 यानी 100.963 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.963 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस काफी हैं इस बात को समझाने के लिए कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ 0.12 मोलल aqueous solution of urea। ठीक है, ये सॉरी 0.1.2 है, ये 1.2 मोलल aqueous solution of urea is heated at 104 degree Celsius, heated to 104 degree Celsius. Calculate the fraction by mass, of water, fraction of water by mass, I'm sorry, calculate the fraction of water by mass which will go into vapor, vapor, given that kb for the water is 0.52 Kelvin kg per mole। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। मैं चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स हैं वो पहले इसे सॉल्व करें, बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है ना, हमें केबी की वैल्यू पहले से पता है और डेल्टा टीबी भी एक तरह से पता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज 104 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल की जा रही है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 104 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, यानी है ना पानी के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से 4 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन हो गया है। ठीक है, तो 104 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जा रहा है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाय मास विच विल गो इनटू वेपर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी दी गई है। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है ना, 1.2
मोल्स पर केजी है। यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अगर आप करेंगे तो ये 1.2/1 है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो यूरिया है यहां पर उसके मोल्स, ठीक है, यूरिया जो यहां पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लोग बी कहते हैं और वाटर यानी सॉल्वेंट यहां पे जो वाटर है उसको मैं ए कह रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया जो है वो 1.2 मोल्स है और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर जो है केजी में कितना हो जाएगा, WA इज इक्वल टू 1.1 केजी हो जाएगा। WA इज इक्वल टू 1 केजी। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं। 1 केजी मींस 1000 ग्राम। आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। होता क्या है यहां पे, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप हीट करते जाते हैं, मुझे मालूम है सिंस वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, we know that delta TB is equals to KB into number of moles of solute by weight of solvent in kg। अब अगर मान लीजिए कहीं एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीजें लिक्विड फेज में हैं, कुछ चीजें यहाँ यूरिया और वाटर मिक्स है, होगा क्या, जैसे जैसे आप डेल्टा टीबी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप डेल्टा टीबी बढ़ाते जाएंगे केबी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केबी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, केबी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूट यूरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये वेपराइज करेगा नहीं। यानी ये जो बढ़ रहा है वो सोलली इसके घटने की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी होगा क्या, जो शुरुआत में वाटर कितना है, शुरुआत में जो वाटर मैंने 1000 केजी लिया था, 1000 ग्राम लिया था, अब हो सकता है कि गर्म करते करते करते, है ना, आप इसको गर्म कर रहे हैं, ये वेपराइज होता जा रहा है, गर्म करते करते इसका वेट अब हो सकता है कि 1000 माइनस डब्ल्यू बचा है, 1000 माइनस डब्ल्यू बचा हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाय मास विच विल गो इनटू वेपर। ठीक है, तो मान लीजिए डब्ल्यू वेपराइज कर गया तो बचा कितना, 1000 माइनस डब्ल्यू बचा, तो जो वेपर में चला गया वो डब्ल्यू है और लिए कितना थे 1000। इसको, इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर। 1000 लिया था, 1000 माइनस डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू वेपराइज कर गया, तो जितना वेपराइज किया बाई जितना लिया था, ये फ्रैक्शन निकालना है ना। ये क्यों घट गया, क्योंकि और कुछ नहीं घट सकता। ठीक है, अगर इसको बढ़ना होगा, ये पहले डेल्टा टीबी बढ़ते 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 104 हो गया। ठीक है, 100 से पहले बढ़ा होगा 101, 102, 103, 104, 104 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते बढ़ते जो डेल्टा टी 4 डिग्री बढ़ा है वो सिर्फ इसके घटने की वजह से बढ़ सकता है और कोई चीज में कोई आप चेंज नहीं आ सकता। ये कांस्टेंट है और ये नॉन वोलेटाइल है, चेंज नहीं करेगा। तो ये चूंकि घट रहा है इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया कि पहले अगर 1000 था तो अब कितना बचा है, 1000 माइनस डब्ल्यू बच गया है। ठीक है, आइए अब इस 1000 माइनस डब्ल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या कह सकते हैं, तो यहां इस पार्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया। कह सकते हैं डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 इज इक्वल्स टू, केबी को क्या रख सकते हैं, केबी को रख सकते हैं कितना, केबी की वैल्यू 0.52 है, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रख सकते हो, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने निकाले कितने हैं, 1.2 मोल्स थे 1000 ग्राम में। ठीक है, केजी नहीं है, ग्राम है। 1000 ग्राम में 1.2 मोल था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.2 आ गया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अब 1000 नहीं रखेंगे क्योंकि डब्ल्यू वेपराइज कर गया, तो अब कितना बचा है, सिर्फ 1000 माइनस डब्ल्यू बचा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा, 1000 माइनस डब्ल्यू, ये ग्राम में था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 माइनस डब्ल्यू, 1000 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.52 इंटू 1.2 इंटू 1000 बाय 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 4 3 12, ये आ जाएगा 1000 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये 1000 मल्टीप्लाई करने पे 52 इंटू 3 बच जाएगा, विच इज आई गेस 156। ठीक है ना,
156 आ जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी है ना 844 ग्राम, यानी 844 ग्राम वेपराइज कर गया। तो क्या हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन आएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वेट विच हैज वेपराइज्ड, दैट इज 844 बाय, है ना, वेट विच वाज इनिशियली टेकन, कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप कह सकते हैं कि 0.844 फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हैज वेपराइज्ड। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल होती हैं और एबनॉर्मल होती हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि नहीं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। हम लोगों ने उनकी लिस्टिंग भी की इस लेक्चर में। मैंने बताया आपको कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। और इसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके ऊपर हम लोगों ने उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चंस किए। आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे एलिवेशन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।